गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमारा पहले वाले वीडियो में हमारा लेसन चल रहा था मेरे मास्टर साहब, जिसमें विनायक चूहा था, है ना, बचपन में। आज वही अपने गुरु के उसी स्कूल में मुख्याध्यापक बनकर आए हैं। बड़े रोबदार, दबदबे वाले, अनुशासन प्रिय, स्ट्रिक्ट, है ना, हर काम समय पर होना चाहिए। तो उसी स्कूल में जब वो वापस बनकर आते हैं मुख्याध्यापक, और उनके मास्टर साहब उनके अंडर में काम करते हैं, तो और मास्टर में अवगुण तो था ही उनके मास्टर साहब में कि वो कोई भी काम समय पर नहीं कर पाते थे, आलसी थे। वो क्लास में देर से पहुंचते थे और देर तक पढ़ाया करते थे। तो पहले, इनसे पहले जितने भी हेडमास्टर आए उनको डांट जरूर देते थे इस गुण के कारण, लेकिन इतना नहीं था। अब ये तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो इनसे वो खुश भी थे कि मेरा ही विद्यार्थी आज इस स्कूल का हेड मास्टर बनकर आया है, और खिन्न भी थे, परेशान भी थे कि वही मास्टर इतना वही मुख्याध्यापक इतने दबदबे रोब वाला है, और उन बुढ़ापे में तो उनका ये गुण और भी बढ़ता गया, आलसी वाला गुण, इसलिए वो खिन्न भी थे। तो पहले हम यहाँ पर पढ़ चुके थे कि मेरी नियुक्ति से मास्टर साहब प्रसन्न भी हैं और कुछ खिन्न भी हैं। वे खिन्न इसलिए हैं कि अपनी इस लंबी ज़िंदगी में उन्हें जिन 25-30 हेड मास्टरों से पाला पड़ा है, वे सब कभी न कभी उनकी आलसी तबीयत के कारण उन्हें फटकार अवश्य बता चुके हैं। इस बुढ़ापे में मास्टर साहब का आलस्य और अधिक बढ़ गया है, परंतु अपने इस नए चेले हेड मास्टर के डर से उन्हें अपनी वह तबीयत छोड़ने के लिए जी जान से प्रयत्न करना पड़ रहा है। इस लंबे अरसे तक कभी कभी हेड मास्टर की फटकार सुनने को मेरे मास्टर साहब मौसमी बुखार में कुनैन पीने की तरह लाजमी समझते रहे। अब देखिए, इस फटकार को सुनने को उनके जो मास्टर साहब थे, मौसमी बुखार, जो मौसम के अकॉर्डिंग आपका जो बुखार होता है ना, उसमें कुनैन पीने की तरह, कुनैन गोली होती है, दवाई है ना, उस कुनैन पीने की तरह उसको लाजमी समझते रहे। लाजमी समझना मतलब कुनैन पीना, इसको वो लाजमी यानी अपना फर्ज समझते रहे कि ठीक है, इसको पीते रहो, इस कड़वी दवाई को भी पीते रहो। कुनैन की गोली दवाई कड़वी होती है, तो इस कड़वी दवाई को भी पी लेते हैं। इसे उन्होंने कभी बुरा नहीं माना। अब वह अपना स्वभाव बदलने का प्रयत्न कर रहे हैं। कौन? मास्टर साहब। पर इतना प्रयत्न करने पर भी उनकी इस आदत में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आ सका। बच्चों, जो आदत एक बार पड़ जाती है ना, वो कभी छूटती नहीं है। आपको पता है, एक लोकोक्ति है कि चिकने गड़े के असर नहीं होता है, या पका हुआ जो गड़ा होता है उस पर वापस मिट्टी नहीं लगती है ना। तो मास्टर साहब पक चुके थे, अब वो अपने आदतों में बदलाव नहीं ला सकते। हम कई बार सोचते हैं हमारी दादी ऐसा क्यों नहीं कर सकती है, हमारे अकॉर्डिंग काम क्यों नहीं कर सकती है, हम जैसा चाहते हैं वो क्यों नहीं कर सकती हैं, फिर हमारे लड़ाई झगड़े भी होते हैं। तो बच्चों, उनकी आदतों में अब परिवर्तन नहीं आ सकता है। उन्होंने खूब प्रयत्न किया, लेकिन कोई बदलाव नहीं आया। आदत पुरानी थी ना। वे प्राय अब भी क्लास में देर से पहुंचते थे। अब तो और भी उनका बुढ़ापा और भी ज़्यादा आ गया, वृद्धावस्था तो और ज़्यादा हो गई, तो अब भी वे क्लास में देर से ही पहुंचते थे। उनके कक्षा में लड़के शोर मचाते रहते थे। पहले तो फिर भी डर जाते थे, क्योंकि उनकी जवानी थी उस समय, जब लेखक थे उस समय, और अब तो बहुत वृद्ध हो चुके हैं, देर से पहुंचते हैं, तो कक्षा में बच्चे शोर करते रहते थे। मुझे ये सब बुरा प्रतीत होता है, तथापि मैं कभी मास्टर साहब से इस बात की शिकायत नहीं करता था। उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो तो फुल डिसिप्लिन वाले थे, इसलिए उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो दूसरे अध्यापकों को तो डांट देते थे, लेकिन उनको फिर भी वो कुछ नहीं कहते थे। तथापि मैं कभी मास्टर साहब से इस बात की शिकायत नहीं करता। वे जब किसी जमात को पढ़ाते होते, तब मैं उस जमात में जाता ही नहीं, क्योंकि इससे मेरे लिए मास्टर साहब को खड़ा होना पड़ेगा। देखो, उनमें कितना
सम्मान की बातें अपने गुरु के प्रति, जो जब वो चेकिंग के लिए आते, अपने जैसे प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल मैम आते हैं ना चेकिंग के लिए कई बार, तो ऐसे ही वो भी खुद प्रधानाध्यापक थे, प्राध्यापक थे, तो वो क्लासों में चेकिंग के लिए जाते थे। जब कोई टीचर पढ़ा रहा था, किसी भी क्लास को पढ़ाते तब चेकिंग पे जाते थे, पर स्पेशली वो उस क्लास में नहीं जाते थे जिस क्लास में उनके मास्टर साहब पढ़ा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये बात अच्छी नहीं लगती है कि आज मेरा पद बड़ा हो गया है तो आज मेरे ही गुरु को मेरे लिए खड़ा होना पड़ता है। ये उनको गंवारा नहीं था। पद बड़ा हो गया तो क्या हुआ, इसलिए ये बात उनको पसंद नहीं थी। गर्मी का मौसम अपने पूरे यौवन पर था, यानी बहुत तेज गर्मी थी। यौवन मतलब बहुत चिलचिलाती धूप थी, तीव्र गर्मी थी। अभी प्रातः काल के 8 बजे थे। नौकर बाहर बैठकर पंखा खींच रहा था। सुबह 8 ही बजे थी, गर्मी का मौसम था और उनका जो सर्वेंट था वो बाहर पंखा जल रहा था। फिर भी अपने कमरे के भीतर मुझे असहाय गर्मी सता रही थी। फिर भी उनको अपने कमरे में गर्मी बहुत लग रही थी, यानी जो कि वो सहन नहीं कर पा रहे थे, असहाय गर्मी सहन नहीं कर पा रहे थे। उन दिनों बिजली के पंखों का आम रिवाज नहीं था और उस समय क्या था, ये जो अपने इलेक्ट्रिक फ़ैन है ना, आज तो हमारे रूम में क्या है, मैम गर्मी लग रही है, मैम गर्मी लग रही है, एक फ़ैन छोड़ के दो छोड़ के 3 4 5 इतने फ़ैन लग रहे हैं। उस समय बेटा इलेक्ट्रिक पंखों का रिवाज नहीं था। तब प्रायः जिलों के दफ्तरों में पंखे रस्सी से खींचकर चलाए जाते थे। जो दफ्तर में जो पंखे थे उनको रस्सी से खींच कर चलाए जाते थे। गर्मी इतनी थी कि कोई काम करने की इच्छा नहीं हो रही थी। मेरे दफ्तर के सामने स्कूल के सहन में एक पेड़ की छाया में किसी क्लास की पढ़ाई हो रही थी। उनके दफ्तर के सामने ही, है ना, स्कूल के सहन में यानी स्कूल के दालान में एक पेड़ की छाया में किसी क्लास की पढ़ाई हो रही थी। वहाँ लड़के शोर मचा रहे थे। इस शोर ने मुझे और भी अधिक खिन्न कर दिया, परेशान कर दिया। मतलब पहले तो गर्मी, ऊपर से उनके दफ्तर के सामने एक पेड़ था, उसके नीचे कोई क्लास चल रही थी जिसमें क्या हो रहा था, बच्चे खूब शोर कर रहे थे। इससे वो लेखक और भी परेशान हो गए थे। इस शोर ने मुझे और भी अधिक खिन्न कर दिया। धीरे धीरे लड़कों का यह शोर मेरे लिए असह्य हो गया और मतलब इतना परेशान कर दिया कि उन बच्चों का वो शोर अब वो सहन भी नहीं कर पा रहे थे। मैं क्रोध में भरकर दफ्तर से बाहर निकल आया। उनको बहुत गुस्सा आया और वो दफ्तर से बाहर आ गए। आखिर उनसे अब सहन नहीं हो रहा था तो बाहर आ गए। बाहर आकर मैंने जो दृश्य देखा उसने मुझे एकाएक स्तब्ध कर दिया। बाहर आए और ज्यों ही उन्होंने एक चित्र देखा, दृश्य देखा, वास्तविक था वो दृश्य, ऐसा दृश्य देखा जिससे वो मौन हो गए, एकदम स्तब्ध, चुप हो गए। मैंने देखा कि मेरे मास्टर साहब एक कुर्सी पर बैठे बैठे ऊँघ रहे हैं। अब उन्होंने क्या दृश्य देखा, मतलब बुढ़ापा, इतना घोर बुढ़ापा आ गया उनका कि वो नौकरी कर रहे थे, लेकिन उनके जो मास्टर थे वो कक्षा के अंदर एक कुर्सी पर बैठे हुए थे और सो रहे थे, ऊँघ रहे थे और बच्चे शोर कर रहे थे। और उनके सामने घास पर बैठे हुए चौथी जमात के छोटे छोटे बच्चे मनमाना व्यवहार कर रहे थे। चौथी क्लास के बच्चे, अब वो तो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, अब वो सो रहे हैं और चौथी क्लास के बच्चे एक दूसरे को मारा, धक्का मुक्की, है ना, सब कुछ कर रहे थे, बहुत शोर कर रहे थे। चौथी जमात के छोटे छोटे बच्चे मनमाना व्यवहार कर रहे थे, जैसे उनके जी में आए वैसा व्यवहार कर रहे थे और शोर मचा रहे थे। कुछ लड़के आपस में हाथापाई भी कर रहे थे, लड़ झगड़ रहे थे मेरे स्कूल के सहन में, और वह भी मेरे दफ्तर के ठीक सामने। इतना असभ्य अपराध, जैसे ये स्कूल बिल्कुल लावारिस हो। अब उसके तो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं रहा। ये पीड़ा तो बहुत असहाय हो गई कि वो इतने स्ट्रिक्ट प्रधानाध्यापक होते हुए उनके स्कूल में, उनके दफ्तर के सामने ऐसा माहौल कि अध्यापक क्लास में बैठा है, चेयर पे ऊँघ रहा है, चौथी क्लास के बच्चे आपस में हाथापाई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जो मन में आए वैसा व्यवहार कर रहे हैं। तब उनको ऐसा लगा कि
ये स्कूल तो जैसे कोई बिल्कुल लावारिस, इसका कोई वारिस ही नहीं है, इस स्कूल का कोई संभालने वाला नहीं है। मैं क्रोध में भरा और शीघ्रता से मास्टर साहब के पास पहुंचा। गुस्से में थे वो, और गुस्से में वो कहाँ पर पहुँचे, अपने मास्टर साहब के पास पहुँच गए। सब लड़के घबराकर एकाएक उठ खड़े हुए। वो तो सब आज मुख्याध्यापक आएंगे, आपके प्रिंसिपल महोदया या कोई भी आएंगे तो आप डरोगे कि नहीं डरोगी, और फटाफट गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जो भी करोगे आप विश तो करोगे उनको। घबरा कर खड़े हुए, परंतु मास्टर साहब अभी तक भी सो रहे। बोलो, इतनी गहराई में वो चले गए कि उनके मास्टर साहब अभी तक भी सो रहे हैं। 2-1 क्षण तक उनकी ओर देखते रहकर क्रोध भरे स्वर में मैंने पुकारा, मास्टर साहब। 2 क्षण तक तो वो देखते रहे, लेकिन मास्टर साहब की फिर भी नींद ने कलित फोड़ जोर से चले, मास्टर साहब ऐसे चिल्लाए। बूढ़े मास्टर पर मानो किसी ने तमंचे से फायर कर दिया, और उस समय ऐसा लगा, तमंचा मतलब पिस्टल, ऐसा लगा जैसे कोई बूढ़े मास्टर पर एक आवाज़ ऐसे लगी जैसे कोई किसी ने फायरिंग यानी गोली चला दी हो। वे हड़बड़ाकर एकदम कुर्सी पर से उठ खड़े हुए। उनका चेहरा अत्यधिक लज्जावनत हो गया, मतलब शर्म से झुक गया। अवनत, लज्जावनत, लज्जा से झुकना। उनका चेहरा एकदम लज्जा से झुक गया और अपनी आंखें नीचे कर वे जमीन की ओर ताकने लगे। आज खुद का ही विद्यार्थी उनके सामने ऐसी स्थिति हो गई उनकी कि वो आंखें नम नीची करके बस जमीन के नीचे देखने लग गए और लज्जा से भरे हुए थे। इसके बाद मैं उनसे कुछ नहीं कह सका। मेरा क्रोध उतर गया। मुझे स्वयं प्रतीत होने लगा कि मैंने ये काम अच्छा नहीं किया। इसके जब वो मास्टर साहब की ऐसी स्थिति देखी कि वो लज्जा से भरे हुए थे और नीचे जमीन की तरफ देख रहे थे, तब उनको लगा कि मेरा ये व्यवहार अच्छा नहीं था। इसलिए आगे उन्होंने अपना क्रोध त्याग दिया। स्कूल का समय समाप्त हो गया। मैं अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने घर पहुंच गया। बेल बज गई, स्कूल का टाइम ओवर हो गया और वो अपनी बाइक लेकर अपने घर चले गए। आज मेरा दिल बहुत उदास था। आज लेखक बहुत उदास थे। क्यों? कभी मुझे अपने मास्टर साहब से भी इस तरह पेश आना पड़ेगा, यह मैंने कभी कल्पना भी ना की थी। वो इसलिए उदास थे कि आज मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि मुझे अपने मास्टर साहब के ऊपर चिल्लाना पड़ा। एक स्थिति वो थी जब वो विद्यार्थी थे और उनके मास्टर साहब उन पर चिल्ला लेते थे। आज उनकी ऐसी स्थिति हो गई पद कि उनको अपने मास्टर साहब के ऊपर चिल्लाना पड़ा। यह उनको बड़ा ही दुख हुआ, बहुत उदास हो गए थे। यह मैंने कभी कल्पना भी न की थी। मैंने वही देख लिया था कि मेरी फटकार से मास्टर साहब को असहाय क्लेश पहुंचा। उसी समय उनको महसूस हो गया है कि मैंने ऐसी फटकार लगाई अपने मास्टर साहब को कि उनको बहुत ठेस पहुंची, बहुत दुख हुआ। रह रहकर मुझे उनका उस समय का झुका हुआ लज्जित और व्यथित चेहरा याद आने लगा। व्यथित, बड़ा दुखी चेहरा याद आने लगा। इस मानसिक खेद में मैं भोजन भी नहीं कर सका। जब बेटा अपने अंदर कोई बात चल रही होती है, अपने से कोई गलती हो जाती है, दुख हो जाता है, ऐसी बात हो जाती है कि हमें नहीं करना चाहे, और जो सच्चा इंसान होता है तो उसको बेटा खाना तक नहीं भाता है। जब तक वो उनसे अपना दुख प्रकट न करे, सॉरी ना मांग ले या अपनी गलती का पश्चाताप न कर ले, तब तक उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। दोपहर के 2 बजे थे। स्कूल का समय 11 बजे ही समाप्त हो जाता था। उस समय उनका टाइम क्या था, 11 बजे ही स्कूल समाप्त हो जाता था और दिन की 2 ही बजी थी। उस समय सनसनाती हुई लू चल रही थी। दोपहरी बहुत तेज़ लू चल रही थी, गरम गरम हवाएं चल रही थी। सूर्य आग बरसा रहा था। आग मतलब असली वाली आग नहीं, यानी इतनी तेज़ धूप थी, इतनी गर्मी थी, ऐसा लग रहा मानो सूर्य की लपटें लग रही हो, आग लग रही हो। उस समय सनसनाती हुई लू चल रही थी, सूर्य आग बरसा रहा था। पर इन सब की उपेक्षा कर मैं नंगे पैर और नंगे सर पैदल ही मास्टर साहब के घर की तरफ चला। उनको इतना पश्चाताप हुआ, इतना अफसोस हुआ कि उस घर में की भी परवाह नहीं करी उन्होंने कि मेरा पैर जल जाएंगे या क्या हो जाएगा। इन सब की उपेक्षा कर दी उन्होंने, सबको अलग रख दिया, यानी कि तिरस्कार कर दिया सबका, और नंगे पैरी नंगे सर पैदल ही पैदल कहाँ चले गए, मास्टर साहब के घर चले गए थे। जमीन
गर्म तवे के समान तपी हुई थी। इतनी गर्मी थी कि नंगे पैर जाओ तो छाले हो जाए पाँव में, तो ज़मीन तो गर्म तवे के समान तपी हुई थी। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि मानो आग पर चल रहा हूँ। गर्म लू से शरीर छिदता जा रहा था। अब गरम गरम हवाएं भी ऐसे चल रही थी जैसे मानो शरीर छिद रहा। ऐसी भयंकर गर्मी मैंने इस जन्म में और कभी अनुभव न की होगी। एक तो अंदर पश्चाताप की अग्नि चल रही थी और दूसरी प्रकृति की गर्मी। मैं इन सब बातों की परवाह किए बिना मास्टर साहब से मिलने की इच्छा से चला जा रहा था। मास्टर साहब का घर शहर के बिल्कुल बाहर एक खेत के किनारे पर था। उनका घर शहर में नहीं था, शहर के बाहर एक खेत के किनारे पर था। एक छोटे से घर में वे अपने परिवार के साथ रहते थे। इस मौसम में फसल कट चुकी थी, क्योंकि गर्मी में फसल कट जाती है। खेत साफ मैदान की तरह से फैला हुआ था। मैंने देखा कि इसी खेत में शीशम के एक पेड़ की घनी छाया के नीचे मास्टर साहब कोई कपड़ा तक बिछाए बिना सोए हुए थे। यानी कपड़ा भी बिछा हुआ नहीं था और शीशम के पेड़ के नीचे मास्टर साहब सोए हुए हैं। मैं उनके पास पहुंचा। मुख को छोड़कर उनका शेष संपूर्ण शरीर एक चादर से ढका हुआ था। यानी मुंह उगाड़ा था उनका और पूरा शरीर चादर से ढका हुआ था। कुछ देर तक मैं चुपचाप खड़े रहकर उनकी तरफ देखता रहा, क्योंकि वो सो रहे थे। उस निर्जन खेत में, निर्जन जहाँ कोई न रहता हो, एकांत, है ना, मानसिक व्यथा का मूर्तिमान अवतार बनकर सोया हुआ उस निर्जन खेत में मानसिक व्यथा का, यानी मानसिक पीड़ा से मूर्तिमान, जैसे कोई बिल्कुल मूर्ति की तरह न हिले न डुले बनकर सोए हुए थे। वह दरिद्र और बूढ़ा मास्टर मुझे इस लोक से बहुत ऊपर की चीज़ जान पड़ा। वह बूढ़ा मास्टर उसे इस लोक से बहुत ही अलग इंसान जान पड़ा। इसके बाद उनके पैरों के पास बैठकर मैं धीरे धीरे उनके पैर दबाने लगा। मास्टर साहब जाग उठे। मुझे देखते ही वे एकदम उठकर बैठ गए। क्यों बैठ गए? क्योंकि वो प्रधानाध्यापक था, इसलिए वो तो एकदम उठकर उनके सामने बैठ गए। उन्होंने मुझे छाती से लगा लिया। मैंने देखा कि मास्टर साहब की आंखों में आंसू बह रहे थे। क्यों? वो तो पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे। कौन? लेखक। और मास्टर साहब ये जल रहे थे कि आज ऐसी दशा हो गई कि उसके अंदर आया, मुझे इस तरह से उनको डांटना पड़ा और मुझे लज्जित होना पड़ा। तो दोनों, है ना, तो उनके मास्टर साहब की आंखों में आंसू बहने लगे। मास्टर साहब को इसके बाद अधिक दिनों तक मेरे नीचे काम नहीं करना पड़ा। मेरी सिफारिशों के आधार पर उनकी वेतन वृद्धि करके उन्हें इसी जिले के एक प्रारंभिक स्कूल का मुख्याध्यापक बना दिया। बाद में क्या हुआ, उनको ज़्यादा ऐसे झेलना नहीं पड़ा दुख, और उनको उनकी सिफारिश से उनकी वेतन में भी वृद्धि करवा दी गई और उनको एक प्रारंभिक स्कूल का प्रधानाध्यापक यानी मुख्याध्यापक नियुक्त कर दिया गया। कौन है कहानीकार? चंद्रगुप्त विद्यालंकार लिखने वाले हैं लेखक। ये आपका देखिए, असंबद्ध, जुड़ा न होना, स्मृति याद, कसक रह रहकर होने वाली पीड़ा, निरंतर लगातार, प्रतिष्ठित सम्मानित, धाक, दबदबा, अपना शौहरत, विद्वता, पांडित्य, आफत, मुसीबत, संकट, बदकिस्मती, दुर्भाग्य, उस्ताद, गुरु या शिक्षक, है ना, टीचर, जमात, कक्षा, कायल करने वाला, संजीदगी, गंभीरता, हित चिंतक, किसी की भलाई करने वाला, अवगुण, दोष, निरीक्षण, जांच पड़ताल, बरबस, जबरदस्ती, क्रूरता, निर्दयता, विभूति, महान व्यक्ति, अवशेष, बचाव भाग, लाजमी, फर्ज, स्तब्ध, चुप, मौन, लावारिस, जिसके माता पिता न हो, लज्जावनत, शर्म से झुका हुआ, व्यथित, दुखी, उपेक्षा, तिरस्कार, निर्जन, सुनसान, सिफारिश, किसी का कोई काम करने के लिए दूसरे से कहना, वो होता है आपका सिफारिश। ठीक है। अब बच्चों हम इसका आगे भी देख लेते हैं कि शब्दार्थ आपको लर्न करना है ओनली, है ना। देखिए, मास्टर साहब की मासिक आमदनी कितनी थी? कितनी थी आमदनी मासिक? यानी उनका वेतन कितना था? 25 रुपये। मास्टर साहब में कौन सा अवगुण था? वे आलसी थे।
मास्टर साहब को किस स्कूल का मुख्याध्यापक बना दिया गया? प्रारंभिक स्कूल का। अच्छा, राइट रॉन्ग देखते हैं। मास्टर साहब लेखक के सच्चे हितचिंतक थे, राइट। मास्टर साहब बिजनौर जिले का भूगोल पढ़ाया करते थे, बिल्कुल राइट। मास्टर साहब बहुत अमीर थे, नहीं, गरीब थे। लेखक स्कूल में पढ़ते समय हिंदी की कक्षा की प्रतीक्षा किया करते थे, नहीं, वो तो भूगोल की कक्षा की प्रतीक्षा करते थे। मास्टर साहब के घर पहुंचकर लेखक उनके पैर दबाने लगा, बिल्कुल राइट है ना। अभी आपके निरुपसर्ग से शब्द बन सकते हैं, सुउपसर्ग से। आपको पहले भी बताया गया है कि आपके ये उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाए गए हैं आपको। अब देखिए, प्रिंसिपल के किस गुण पर कॉलेज के विद्यार्थी गर्व करते थे? देखिए यहाँ पर हम देखते हैं प्रिंसिपल। सबसे पहले तो लेखक ने एमए की परीक्षा किस श्रेणी में उत्तीर्ण की थी? प्रथम श्रेणी में। मुख्याध्यापक को मास्टर साहब का कौन सा गुण पसंद नहीं था? मास्टर साहब का उनके सामने डरते हुए पेश आना, है ना। दफ्तर में मुख्याध्यापक साहब मास्टर साहब का स्वागत किस तरह से करते थे? वे खड़े होकर नमस्कार करते हुए सम्मान के साथ उनका स्वागत करते थे। मुख्याध्यापक मास्टर साहब की कक्षा में क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि इसके लिए मास्टर साहब को खड़ा होना पड़ता है। मास्टर साहब का घर कहाँ था? शहर के बाहर एक खेत के किनारे, ठीक है ना। अच्छा, मास्टर साहब की आर्थिक स्थिति कैसी थी? बहुत गरीब थे वह, है ना। अच्छा, और भी हम देखते हैं, अगर विलोम शब्द देखें तो विलोम शब्द बच्चों आपको वैसे भी दे दिया जाएगा, फिर भी आपको बता देते हैं एक बार। ये देखिए, जैसे बचपन, बुढ़ापा, है ना, उदार, अनुदार, अपेक्षा, उपेक्षा, आलस्य, स्फूर्ति, विद्वत्ता, मूर्खता, अवगुण, सद्गुण, है ना, या गुण, सम्मान, अपमान, स्वागत, तिरस्कार, ठीक है। पर्यायवाची आपको बता रखे हैं। अध्यापक को क्या बोलते हैं? शिक्षक, गुरु, गर्व का, घमंड, गौरव, भय, डर, त्रास, प्रयत्न, कोशिश, प्रयास, उस्ताद, ये आपका गुरु और शिक्षक के लिए प्रयोग हुआ है इसका वापस। प्रतीक्षा, इंतजार या आसरा, और क्रोध, गुस्सा और कोप, है ना। बाकी आपको वैसे भी पीडीएफ में दे दिया जाएगा। आप इस लेसन को अच्छे से एक बार पूरा वापस अपने मन से पढ़ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हम आपको यही बताते हैं बच्चों कि कभी भी अपने गुरु का अनादर नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में कुछ ऐसी आदतें अपना लेते जिनका खामियाजा हमें आजीवन उठाना पड़ता है। अब मास्टर साहब का ही उदाहरण ले लेते हैं। वे स्वभाव से आलसी थे, कक्षा में हमेशा देरी से पहुंचते थे। इस एक आदत के कारण उन्हें न केवल अपमान सहना पड़ा, बल्कि दूसरे प्रधानाचार्यों की डांट भी सुननी पड़ी। क्योंकि अपने इस विद्यार्थी की डांट नहीं सुननी पड़ी, बल्कि दूसरे और भी प्रधानाचार्य उनकी भी डांट सुननी पड़ी। अतः किसी भी बुरी आदत का गुलाम नहीं बनना चाहिए। हमें उस बुरी आदत को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी कमजोरी को पहचान कर यथाशीघ्र उसे छुटकारा पा लेना चाहिए, ठीक है ना। तो बच्चों, भारतीय संस्कृति में गुरुजनों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। माता पिता, बुजुर्ग, अध्यापक आदि गुरुजनों की कोटि में आते हैं, क्योंकि ये बच्चों का न केवल पालन पोषण करते हैं, बल्कि उन्हें हर तरह से सक्षम भी बनाते हैं। सारे संस्कार, विद्या आदि इन्हीं से प्राप्त होती है। किन से? गुरुजनों से, माता पिता से। अतः गुरुजनों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। हमारी ओर से इन्हें कोई कष्ट या असुविधा न हो, इसका हमें बराबर ध्यान रखना चाहिए। आपकी ये भी एक गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब कुछ है गुरु,
इसलिए हमेशा बड़ों को, गुरु को प्रणाम करें। धन्यवाद।